सही ना। तो एक बार सुन लेंगे, टॉपिक हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन के अंदर मैं हाइड्रोजन के साथ यूज करूंगा निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम। ज्यादा यूज करते हैं पैलेडियम को क्योंकि इसका स्मॉल अमाउंट चाहिए होता है। प्लेटिनम को कम यूज करते हैं, कॉस्टली एक्सपेंसिव होता है, इसका निकल का ह्यूज ह्यूज अमाउंट चाहिए होता है। इसके अलावा हम यूज करते हैं जो ज्यादातर बुक्स में नहीं लिखा होता है, रूथीनियम, रोडियम, निकल बोराइड। निकल बोराइड H2 के साथ निकल बोराइड, या H2 के साथ PtO2, जिसको हम एडम्स कैटलिस्ट भी कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? एडम्स कैटलिस्ट। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, प्लेटिनम ऑक्साइड को एडम्स कैटलिस्ट भी कहते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब प्लेटिनम के सरफेस पे यूज होंगे सारे ये, है ना, प्लेटिनम के सरफेस पे। और ये सब जितने भी लिखे हैं मैंने, ये सब क्या है? मैंने लिखा इथीन। इथीन के साथ मैं इनमें से कोई भी ले लूं, H2PD, H2 निकल, H2 प्लेटिनम, H2 रूथीनियम, H2 रोडियम, H2 Ni2B, H2 PtO2 एडम्स कैटलिस्ट। ये सब क्या है? ये सब क्या है? हेट्रोजेनस कैटलिस्ट। ध्यान रखना, हेट्रोजेनस कैटलिस्ट है। ये हेट्रोजेनस कैटलिस्ट है क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट गैसियस फेज में, ये भी गैसियस फेज में, इथेन भी गैसियस फेज में, लेकिन कैटलिस्ट किस फेज में है? डिफरेंट फेज में है, सॉलिड फॉर्म में है। तो ये जितने भी मैंने कैटलिस्ट बताए हैं, जितने भी कैटलिस्ट दिए हैं यहाँ पे हाइड्रोजनेशन के लिए, दे ऑल आर हेट्रोजेनस कैटलिस्ट, बिकॉज फेज ऑफ कैटलिस्ट इज डिफरेंट एज कंपेयर टू द फेज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। कैटलिस्ट का जो फेज है, फेज इसका सॉलिड है, बाकी रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का गैसियस फॉर्म में है, इसलिए इसको बोलते हैं हेट्रोजेनस कैटलिस्ट। हेट्रोजेनस कैटलिस्ट को ध्यान रखना, हम आसानी से पॉइजन कर सकते हैं। पॉइजनिंग इसकी कर सकते हैं इसमें। सही है, जैसे इथाइन होता, इथाइन में डाला मैंने H2PD, तो रिएक्शन रुकेगी नहीं, एल्कीन स्टेज तक अपने आप ही 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और आएगा आंसर इथाइन। और अगर हमें रिएक्शन को रोकना है, रिएक्शन रोकना है एल्कीन स्टेज तक, एल्कीन के स्टेज तक रोकना है, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, यहाँ पे मैंने ले लिया ब्यूट 2 आइन। इसमें डाल दूं अगर मैं H2PD और पैलेडियम को कर दूं पॉइजन, BSO4 या CaCO3 के साथ, साथ में सल्फर। पैलेडियम सपोर्टेड ओवर BSO4 एंड पार्शली पॉइजन बाय सल्फर, बॉइलिंग जाइलिन में रहते हैं। तो ये रिएक्शन मोनो हाइड्रोजनेशन, मतलब एक मॉलिक्यूल यानी H2 1 इक्विवेलेंट ही ऐड होगा, इससे H2 1 इक्विवेलेंट ही ऐड होगा, और आंसर आता है सिस ब्यूटुइन। सिस ब्यूटुइन, एंड दिस कैटलिस्ट इज कॉल्ड एज लिंडार्ड कैटलिस्ट। सबने पढ़ा हुआ है ये। तो ये यहाँ इस स्टेज तक रिएक्शन को रोक देगा, आंसर आएगा सिस ब्यूटुइन। यानी ट्रिपल बॉन्ड को सिर्फ डबल बॉन्ड में ही लेके आएगा, ट्रिपल बॉन्ड को सिर्फ डबल बॉन्ड स्टेज तक ही लेके आएगा, ये ध्यान रखना चीज का। एंड दिस कैटलिस्ट इज कॉल्ड एज H2 in the presence of palladium supported over BSO4 and partially poisoned by sulfur. This is called as Lindlar's catalyst. तो हम जो हेट्रोजेनस कैटलिस्ट हैं इसको पॉइजन कर सकते हैं। हेट्रोजेनस कैटलिस्ट को हम पॉइजन कर सकते हैं, बट नॉट होमोजेनस कैटलिस्ट। होमोजेनस कैटलिस्ट को पॉइजन नहीं कर सकते, उनको आसानी से और होमोजेनस कैटलिस्ट का एक ही एग्जांपल है जो IIT में पूछा हुआ है, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, उसको भी पढ़ना है। एक मिनट रुकेंगे बस। क्रिश एक बार चेक कर लियो तू भी, सही ना। हम हेट्रोजेनस कैटलिस्ट को पॉइजन कर सकते हैं बट नॉट होमोजेनस कैटलिस्ट। तो इस चीज का ध्यान रखना जरूर, सही है। तो कोई डाउट तो नहीं किसी को, कुछ पूछना किसी को? क्रिश। तो ये मैंने हाइड्रोजनेशन की थ्योरी थोड़ी सी बताई है, मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ, उसको नोट कर लेंगे एक बार। हाइड्रोजनेशन के अंदर हम H2 यूज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम। निकल का ह्यूज अमाउंट लेते हैं, इसलिए इसको प्रेफर नहीं करते। प्लेटिनम कॉस्टली होता है, पैलेडियम का स्मॉल अमाउंट चाहिए, इसी को प्रेफर करते हैं। इसके अलावा और कौन से हेट्रोजेनस कैटलिस्ट हम यूज कर सकते हैं? वो है रूथीनियम, रोडियम, निकल बोराइड, प्लेटिनम ऑक्साइड PtO2, जिसको हम एडम्स कैटलिस्ट भी कहते हैं। निकल बोराइड बहुत इंपॉर्टेंट है, एडम्स कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के सिलेबस पे नहीं है लेकिन ये।
तो ये सब है हेट्रोजेनस कैटलिस्ट, क्योंकि इसमें कैटलिस्ट का फेज डिफरेंट है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स यहाँ गैसियस फॉर्म में है, लेकिन कैटलिस्ट यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में है। इसको बोलते हैं हेट्रोजेनस कैटलिस्ट। हेट्रोजेनस कैटलिस्ट को हम आसानी से पॉइजन कर सकते हैं। कैसे? पैलेडियम को मैंने पॉइजन कर दिया अगर मैं, यानी पैलेडियम की जो फ्री वैलेंसीज है उधर बेरियम सल्फेट या सल्फर आ जाए तो ये पॉइजन हो गया। तो इसलिए अब कम अमाउंट हाइड्रोजन रिलीज करेगा और एक इक्विवेलेंट हाइड्रोजन को ही रिलीज करेगा ये। यानी ये ब्यूट टू आइन अगर है, ब्यूट टू आइन, उसको ये सिर्फ किसमें करेगा? ट्रांस ब्यूटूइन। किसमें करेगा? ट्रांस ब्यूटूइन, और से सॉरी सिस ब्यूटूइन। अब ये आगे नहीं करेगा, नहीं तो ब्यूटेन मिलता। अगर मैं H2PD डालता इसके अंदर तो आंसर आता ब्यूटेन, लेकिन अगर मैंने पैरेडियम को पॉइजन कर दिया, आंसर इसमें ब्यूटेन आएगा। CH3 CH2 होल ट्वाइस CH3। समझ गए कि नहीं है? तो ये लिंडार्ड कैटलिस्ट है, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम सपोर्टेड ओवर BSO4 एंड पार्शियली पॉइजन बाय सल्फर। तो ये तुम्हें इसके अंदर ध्यान रखना है। इसके अलावा ये एक रिएक्शन और है, जैसे अगर इथेनॉइल क्लोराइड है, इथेनॉइल क्लोराइड, इसमें अगर मैंने डाल दिया H2PD, ये डाला तो आंसर आएगा इथेनॉल, ये डाला तो आंसर क्या आएगा? इथेनॉल। लेकिन अगर मैंने इसको पॉइजन कर दिया BSO4 सल्फर से के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बॉइलिंग जाइलिन, लिखा हुआ है मैंने पीछे, नोट कर लेंगे, बॉइलिंग जाइलिन, तो आंसर, अब इसमें HCl बाहर निकल जाएगा और आंसर एक ही बार हाइड्रोजनेशन होकर के इथेनॉल मिलेगा। इथेनॉल का आगे रिडक्शन नहीं होगा, इथेनॉल नहीं मिलेगा। ये सबको पता है। नेम रिएक्शन है, कौन सी नेम रिएक्शन है ये? रोजनमंड। हाँ, रोजरमंड रिएक्शन है, सही ना। तो ये यहाँ पे बता दिया मैंने यूज इसका, लिंडार्ड कैटलिस्ट का। ये भी लिंडार्ड कैटलिस्ट है। ऐसे ही अगर ये होता CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इसमें भी मैं डाल दूं अगर H2PD, अगर H2PD डालूंगा सिर्फ तो क्या आंसर आएगा? इथेनमीन। लेकिन अगर मैंने इसमें BSO4 सल्फर से पॉइजनिंग कर दी तो इस केस में आंसर आ जाएगा CH3CH2NH। तो यहाँ पे मैंने रोजरमंड कैटलिस्ट का भी और लिंडार्ड कैटलिस्ट का भी यूज बता दिया। तो इसमें इसमें आंसर आएगा डबल बॉन्ड तक। H2PD होता तो पूरा आता आंसर। अभी आएगा CH डबल बॉन्ड NH, CH डबल बॉन्ड NH, ये आंसर आएगा इमीन। देना आंसर क्या आएगा? इमीन। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर, है ना। इथेन इमीन आ जाएगा। अब इसका मैं छोटा सा एक मैकेनिज्म बता रहा हूँ। मैकेनिज्म नोट करेंगे कि कैसे काम करता है ना। ये काम कैसे करेगा? ये करता है ऑन द बेसिस ऑफ एडजॉर्प्शन थेरेपी। एडजॉर्प्शन मैकेनिज्म के ऊपर काम करेगा ये, एडजॉर्प्शन मैकेनिज्म के ऊपर। ये किस तरह से काम करेगा? जैसे एग्जांपल है, ये है, सपोज मैंने कैटलिस्ट लिया पैलेडियम या निकल या प्लेटिनम, जो ज्यादा यूज होते हैं। ये कैटलिस्ट ले लिया, इसके सरफेस पे है फ्री वैलेंसीज, इसीलिए ये काम करता है एक तरह से लुईस एसिड का। H2 इसके सरफेस पे आया, H2 के मॉलिक्यूल्स, हजारों मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे H2 के, इसके सरफेस पे आएंगे। और जैसे ही इसके सरफेस पे आएंगे तो ये H2 जो इसके सरफेस पे आया है, ये इनको अपने सरफेस पे एड्सॉर्ब करेगा इस तरीके से। ये H2 सरफेस पे आया था, यहाँ बन गए इधर वीक बॉन्ड्स, ये यहाँ पे इसके साथ एड्सॉर्ब हो रहा है, ये इसके सरफेस पे एड्सॉर्ब हो रहा है। एड्सॉर्ब होगा तो जो H के बॉन्ड्स हैं वो वीक हो जाएंगे। ये इसके सरफेस पे आ गया, बॉन्ड्स हो गए वीक, यहाँ H, यहाँ H, ये बॉन्ड्स क्या हो गए? इसके वीक हो गए। ऐसे बहुत सारे मैं एक दिखा रहा हूँ यहाँ पे, अदरवाइज बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे और ये बॉन्ड्स इसके क्या हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे। और अब इसके सरफेस पे इथीन का मॉलिक्यूल, अगर इथीन का मॉलिक्यूल आया सपोज, इथीन का मॉलिक्यूल इस तरीके से आएगा इसके सरफेस पे, ये इथीन का H एक पीछे, ये H तुम्हारी तरफ, डबल बॉन्ड, ये H पीछे, ये H तुम्हारी तरफ, उसके बाद ये H दोनों इसको अट्रैक्ट करेंगे। अब ये बॉन्ड वीक हो चुका है एच का, अदरवाइज तो एनर्जी बहुत ज्यादा थी। एनर्जी कितनी होती है इधर? हाँ, एनर्जी होती है 435, बता रखा ना, एनर्जी कितनी है? 435 किलो जूल पर मोल। क्लियर? 435 किलो जूल पर मोल है। लेकिन इस केस में एनर्जी बहुत कम हो जाएगी और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, आसानी से अटैक कर पाएगा भी, ये आसानी से अटैक कर पाएगा, ये ध्यान रखना इस चीज का, सही ना। H2 के मॉलिक्यूल जो हैं आसानी से अब इस पे इथीन पे अटैक कर देंगे। और अब अटैक होने के बाद अटैक होने के बाद ये चीज आ जाएगी, देखो ध्यान देना, लास्ट में ये H2 जो है इसको ले जाएगा और ये चीज आ जाएगी कुछ इस तरीके से। ये मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे,
ये H, इसकी वैलेंसीज अपनी फ्री रह जाएंगी ताकि नए H2 के मॉलिक्यूल्स आए और इसके सरफेस पे दोबारा एडजॉर्ब हो, इसके सरफेस पे दोबारा एडजॉर्ब हो, और ये यहाँ पे H थोड़े पीछे हो जाएंगे, ये H आ गया इधर, और ये H नया वाला, ये H जो प्लेन में रहेगा, जो नया आया है, इस तरीके से। क्लियर हुआ कि नहीं? ये समझ आया कि नहीं? ये किस पे बेस्ड है? एड्सॉर्प्शन मैकेनिज्म है इसका। कैसा मैकेनिज्म है? एड्सॉर्प्शन। पहले रिएक्शन जो है, एक तरह से अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाऊं उसका, पहले रिएक्शन कैसे हो रही थी वर्सेस टाइम, पहले इसकी रिएक्शन इस तरीके से जा रही थी, ये ऐसे इस तरह से रिएक्शन जा रही थी, और अब कैटलिस्ट डालते ही, जैसे पैलेडियम डाल दिया मैंने, पैलेडियम डाल दिया, निकल डाल दिया, प्लेटिनम डाल दिया, तो रिएक्शन ऐसे जाती। कम हो गई एक्टिव एनर्जी की नहीं? एक्टिव एनर्जी कम हुई कि नहीं? यस सर। कम हो गई। और ये 4 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी है, ये जो बनी है यहाँ पे, ये क्या है? 4 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है कि नहीं? यस सर। ये 4 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी इस केस में। और 6 मेंबर की कब बनती है? जब कंजुगेटेड आइन, जब कंजुगेटेड आइन, ध्यान रखना। एडजॉर्प्शन फेनोमेना पे बेस्ड है ये, मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ, उसके पॉइंट्स नोट कर लेंगे एक बार। पहला, एडजॉर्प्शन फेनोमेना पे बेस्ड है ये, एडजॉर्प्शन फेनोमेना। और दूसरा ये है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सरफेस फेनोमेना लिख देना, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सरफेस फेनोमेना, एडजॉर्प्शन फेनोमेना मींस सरफेस फेनोमेना। सिन एडिशन होता है इसके अंदर, सिन एडिशन, ये याद रखना, सिन एडिशन होता है, इसको यूज करेंगे। एरिथ्रो कंपाउंड बनेगा कि थ्रियो बनेगा, सिन एडिशन होगा इसके अंदर। और तीसरा सिन एडिशन होगा, और इसके अंदर 4 MCTS, 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आएगी। अगर सिंपल एक डबल बॉन्ड है, अगर कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है तो उस केस में 6 MCTS भी आएगी, वो मैं तुम्हें कल बता चुका हूँ। तो उस केस में 6 MCTS भी आएगी। और इस केस में रेट क्या होगा? क्योंकि इसके अंदर क्या, इसके अंदर कोई कार्बोकेटाइन या कार्बोनाइन बना है क्या? क्या इसके अंदर कोई कार्बोकेटाइन या कार्बोनाइन बना है? नो सर। नो सर। तो इस केस में रेट जो है सिंपली डिपेंड करेगा, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन सिंपली डिपेंड करेगा स्टीरिक क्राउडिंग के ऊपर। स्टीरिक क्राउडिंग ज्यादा तो अटैक नहीं हो पाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीरिक क्राउडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि H के मॉलिक्यूल सिन एडिशन करेंगे, इस तरह से अप्रोच करते हैं सिंपली। ये H, ये H, ये इसके ऊपर अप्रोच कर रहा है बस, एक ही डायरेक्शन से सिन एडिशन होता है। तो अगर यहाँ पे ये H की जगह बड़े ग्रुप्स आ जाएंगे तो रिएक्शन बहुत स्लो हो जाएगी, तो रिएक्शन स्लो हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीरिक क्राउडिंग। और अगर दोनों में सेम स्टीरिक क्राउडिंग है, देन इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीरिक, देन इट इज इनवर्सली। ये क्वेश्चन करने के काम आएंगे जब तुम्हें रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछे टुवर्ड्स हाइड्रोजनेशन, रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछेगा टुवर्ड्स हाइड्रोजनेशन, तब ये काम आएगा। रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीरिक क्राउडिंग, और अगर स्टीरिक क्राउडिंग सेम है, यानी तो हम चेक करेंगे एल्कीन की स्टेबिलिटी, एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा तो हाइड्रोजनेशन कम, तो हाइड्रोजनेशन डिफिकल्टी से होगा। और एक मैं होमोजेनस कैटलिस्ट तुम्हें बताना भूल गया था, हेटेरोजेनस कैटलिस्ट तो मैंने बता दिए सारे तुम्हें। होमोजेनस कैटलिस्ट मतलब जब कैटलिस्ट का फेज भी सेम होगा एज दैट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, एंड दैट इज विल्किंसंस कैटलिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैंने पढ़ाया हुआ है ये, 11th वाले बच्चे याद कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ डायरेक्ट। विल्किंसंस कैटलिस्ट ये होता है क्लोरिडो ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, क्लोरिडो ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फिन रोडियम फर्स्ट, ये PPS3 लिखा है मैंने। जैसे PS3 फॉस्फिन गैस है, इसके तीनों H हटा करके और PH लगा दे, PH यानी फिनाइल ग्रुप, तो क्लोरिडो ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फिन रोडियम फर्स्ट, दिस इज होमोजेनस कैटलिस्ट। गिव एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनस कैटलिस्ट, ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये है इसका एग्जांपल। गिव एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनस कैटलिस्ट इन ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन, तो क्या है वो है क्लोरिडो ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फिन रोडियम फर्स्ट, ये याद रखना तुम्हें। क्लियर हो गया यहाँ तक कि नहीं? यस। सर होमोजेनस नाइट्रोजनस कैटलिस्ट को ये बता देंगे फिर से क्या होता है?
होमोजेनस कैटलिस्ट बता दिया मैंने तुम्हें। जैसे H2 के साथ Ni, H2 के साथ Pt, ये सब क्या हेट्रोजेनस कैटलिस्ट है, और ये अकेला होमोजेनस कैटलिस्ट है जो हाइड्रोजनेशन करेगा। क्या कह रहा है तू अब मैं? सर मतलब हेट्रोजेनस से यहाँ पे क्या मतलब है उसका, कैटलिस्ट का? कोई मतलब नहीं है, रिएक्शन दोनों करते हैं। होमोजेनस कैटलिस्ट को हम, जैसे अब होमोजेनस कैटलिस्ट है, अगर ये पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसको सेपरेट करना थोड़ा सा टफ होता है। लेकिन हेट्रोजेनस कैटलिस्ट होता है, इसको हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। कर तो उससे भी सकते हैं ना। होमोजेनस कैटलिस्ट को हम पॉइजन नहीं कर सकते, हेट्रोजेनस कैटलिस्ट को हम आसानी से पॉइजन कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? यस सर, ठीक काम है। दोनों सेम कर रहे हैं, काम दोनों सेम कर रहे हैं। कोई डाउट किसी को कुछ पूछना है? चलो अब ये तुम्हें समझ आ गया हेलो यहाँ पे। तो हाँ बोलो। सर, जो ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगा वो मल्टी स्टेप होगा ना? हाँ मल्टी स्टेप। ये एक तरह से 5 स्टेप में दिखाते हैं डायग्राम। जो मैंने 3 स्टेप में दिखाया ना डायग्राम, 5 स्टेप होते हैं डायग्राम के, क्योंकि हेट्रोजेनस कैटलिस्ट के इसी तरह से डायग्राम बनते हैं पूरा। कि पहले सरफेस पे रिएक्ट वो सरफेस के कैटलिस्ट के सरफेस पे जो H2 के मॉलिक्यूल्स आएंगे, फिर वो एड्सॉर्ब होंगे, फिर केमिकल रिएक्शन होगी, फिर डिसॉल्व्ड होंगे, फिर डिफ्यूज कर जाएंगे। ये 5 स्टेप हैं ऐसे, इस तरह से। डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट ऑन कैटलिस्ट सरफेस, फिर एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन कैटलिस्ट सरफेस, रिएक्शन बिटवीन कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट्स, फिर desorption of catalyst desorption of product from the catalyst surface which have no affinity at all, और उसके लास्ट में diffusion of catalyst from the catalytic surface, diffusion of reactant from the products from the catalyst surface। ये 5 स्टेप्स होते हैं। क्लियर हो गया सिद्धि कि नहीं? सर मैं वो बोल रही थी, जो एनर्जी लेवल डायग्राम है उसमें भी मल्टी स्टेप होगा ना? उसमें मल्टी स्टेप नहीं दिखाते, एडजॉर्प्शन वो नहीं है ना मल्टी, वैसे मल्टी स्टेप नहीं है ये स्टेप्स। इसको हम इस तरह से, एक मिनट को, यहाँ पे तो बस यही हुआ ना सिर्फ इसके अंदर। एक मिनट, ये है ना, इसमें तो बस यहाँ पे इथीन का मॉलिक्यूल है। इसमें कोई स्लो स्टेप फास्ट स्टेप ऐसे नहीं दिखाना नहीं है तुम्हें इसके अंदर। ये सारा एक साथ जल्दी से होता है पूरा। लेकिन इस तरीके से बीच में स्टेप्स होते हैं, ये पूरा नहीं दिखाएंगे इसके अंदर। यहाँ इथीन या इथेन, इथीन प्लस H2। ओके सर। ये इसका मैकेनिज्म थियोरेटिकल है, वो नहीं है तुम्हें स्लो स्टेप फास्ट स्टेप स्टेप से है ही नहीं इसमें। ठीक है सर। चलो अभी ये मैंने तुम्हें थ्योरीज की पूरी बता दी है, क्या होता है इसके अंदर क्या नहीं होता है। अब इसके क्वेश्चंस है, सही ना? अब इसके क्वेश्चंस है, और इम्पोर्टेंट दो क्वेश्चन मेरे को, दो टाइप के क्वेश्चन मेरे को कराने हैं। एक तो मेरे को कराने हैं ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन की रिएक्शन के, ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन का मैं मैकेनिज्म करा चुका हूँ। और दूसरा मेरे को इसके हाइड्रोजन के, जो H2PT, इसके क्वेश्चंस कराने हैं। तो पहले तो एक ये तुम्हें इसका आंसर तुम्हें ध्यान होगा, अगर मान लो मैंने तुम्हें ये दिया H2PT या PD, इसमें क्या होगा? एक दिया मैंने तुम्हें ये H2PD, इसमें क्या होगा? इन दोनों में क्या आंसर आएगा? एक मिनट कहेंगे, एक मिनट एक मिनट, ये है और एक ये, इन दोनों में आंसर क्या आएगा पहले ये बताएंगे। इन दोनों केसेस में क्या आंसर आएगा? और ये भी लिख देना एक बार, D2 निकल कह लो या D2PD कह लो, कोई D2 निकल, इन दोनों केस में आंसर क्या आएगा?
हाँ निकाला सिद्धि आंसर, यस सर। बोलो सिद्धि। सर सिस ब्यूटीन। दोनों में आंसर। सर उसमें दोनों में फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे डी आ जाएगा, और सेकंड में भी सिस ब्यूटीन ही आएगा। देखो एक चीज देखो पहले, सबसे पहले तो इसमें आंसर आएगा, ये H2PD डाला अगर मैंने, तो इसमें आंसर आएगा वन इक्विवेलेंट है, ये याद रखना। वन इक्विवेलेंट है ये ध्यान रखना, अगर मेंशन नहीं किया है तो फिर तो आंसर बहुत इजी है, फिर तो आंसर वही आ जाएगा, ब्यूटेन। सही है ना, वन इक्विवेलेंट लिखना है तुम्हें, वन इक्विवेलेंट। एक बार मैं पहले का बता रहा हूँ, H2PD डाला मैंने, कल तुम्हें बता दिया तुम्हें, ये इस तरीके से था। पहले तो इसके राउंड रोटेशन होगी, क्योंकि ये सिन एडिशन होता है, इसमें सिक्स वन इक्विवेलेंट है ये याद था। इसमें रोटेशन होगी इस बॉन्ड के राउंड, इस बॉन्ड के राउंड रोटेशन होगी, ताकि ये सिस फॉर्म में आ जाए, ताकि ये किस फॉर्म में आ जाए, सिस फॉर्म में आ जाए। तो सिस फॉर्म में आने के बाद अब इसमें H जो है अटैक करेगा, ये H ये H। अब इसमें सिक्स मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी इस तरीके से, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, और ये सिक्स मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, डॉटेड 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 H H, डॉटेड डॉटेड डॉटेड। अब ये सिद्धि क्लियर है ना, इसमें सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट आ रही है, कोई स्लो फास्ट स्टेप तो नहीं आ रहा ना? क्लियर है सिद्धि? यस तो इसलिए यस सर। इसको वन स्टेप मैकेनिज्म मानते हैं। अच्छा अब ये आ गया, और आंसर आ जाएगा क्या, 100% सिस प्रोडक्ट, 100% सिस प्रोडक्ट। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? क्लियर है कि नहीं? क्लियर हो गया कि नहीं ये? यस सर। तो इसमें सब में आंसर तो यही आएगा चारों में, बस डी वाले केस होंगे तो डी लग जाएगा, ये इस तरीके से, ये डी, ये डी। क्लियर है सिद्धि? इसमें भी आंसर यही आएगा, डी और ये डी। क्लियर है सिद्धि कि नहीं? यस सर। ये बाकियों को क्लियर है कि नहीं ये? ये हेमांग, यस सर। गर्व, क्रिश, क्लियर हो गया सबको ये कि नहीं है? यस सर। वन इक्विवेलेंट है, टू अगर इक्विवेलेंट मेंशन नहीं किया होगा तो फिर डायरेक्ट आंसर सब जितने डलवाना सबको रिड्यूस कर देना, है ना, जितने डलवाना सबको रिड्यूस करना है। अब ये क्वेश्चन ट्राई करने हैं, एक दो लिखना, क्वेश्चन ट्राई करने हैं इसके। अब क्वेश्चन पहले लिखना है ये ट्राई करो। इसमें H2PD तो तुम कर ही लोगे, H2PD तो हो ही जाएगा, D2 ले लेना, D2NI। पहला क्वेश्चन सिस फॉर्म में लिया, D2NI ट्रांसफॉर्म में, D2NI। एक ये ले लो तुम, D2NI ट्रांसफॉर्म में, D2NI सिक्स, इसको ले लेते हैं इस फॉर्म में, D2PT। ये ले लिया, D2PT। नोट कर लिया ना? ये D2NI H2 के साथ कर ही लोगे, D2 के साथ करना है। नोट कर लिया है? यस सर। एक बार रिज्वाइन कर लेंगे।